Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. So in this video we will discuss the Lee-Chartles principle in simple and easy way. I'll also try to provide you the notes. If you need the notes in the simple way, you can comment in the comment box. Okay, so let's start. The Lee-Chartles principle is also known as the equilibrium law. Why this is called the equilibrium law? Because this is related to the equilibrium. So सबसे पहले आप ये समझ लें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है, कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तब उसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल होते हैं. ठीक है, मतलब जिस तरीके से आप बात कर लें कि आपके पास कोई भी एक बैलेंस है. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बैलेंस है और इसमें दोनों तरफ 5 kg का वेट है. ठीक है, इस तरफ भी 5 kg का वेट है, इस तरफ भी 5 kg का वेट है और ये क्या है, एक बैलेंस है. ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है. अगर हम बात बढ़ा दें यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे 7 कर दें तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, बल्कि इसका जो कर्व है वो ज़्यादा इस तरफ हो जाएगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा. ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो गया है. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं. मतलब जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो, उससे हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. और इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही अचीव किया जा सकता है. अगर कोई भी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड है या सिर्फ रिवर्स है उसमें इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं. तो ज़्यादा कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की होती है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लग पड़ती है. फिर क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है. उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है. ठीक है, एक ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन में आप देखें कि जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रेट जा रहा है उतनी ही स्पीड से रिवर्स रेट आएगा. ठीक है, कि जितनी रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल 50% है तो प्रोडक्ट भी 50% होगी. दिस मींस दैट दिस इज इन इक्विलिब्रियम. तो ली-चार्टियस प्रिंसिपल पे अब आ जाते हैं. ली-चार्टियस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सो दिस इज इक्विलिब्रियम. So when stress is applied to the system that is in equilibrium, the system will shift in a direction that tends to reduce that strain. It means that अब कोई भी एक अपना सिस्टम है, खुश है, इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, मतलब इक्वल रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसमें कोई आके छेड़ा छड़ी कर देता है, मतलब उसमें या तो कंसंट्रेशन बढ़ा देता है या प्रेशर बढ़ा देता है, मतलब किसी भी तरीके के चेंजेस कर देता है. अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम मतलब अच्छा खासा खुशबाश था, अब सिस्टम में चेंज आ गया, अब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अब क्या होगा कि सिस्टम फिर से कोशिश करेगा कि मतलब मैं ऐसी जगह पे जाऊं या कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मैं दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करूं, जो दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आ जाऊं. ठीक है, तो ये ली-चार्टियस प्रिंसिपल है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि पहले से इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है, उसमें किसी तरीके की चेंजेस लाई गई तो वो सिस्टम क्या करेगा, खुद को दोबारा खुद में ऐसी चेंजेस लाएगा ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ जा सके. अब 100% तो वो चेंज जो है ना वो कम नहीं किया जा सकता कि मतलब जितना चेंज हुआ है सारा का सारा हो जाए, कम नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, कम अलबत्ता उसे किया जा सकता है. मिनिमाइज उस चेंज को हम कर सकते हैं. तो सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिनिमाइज करेगा ताकि एटलीस्ट इक्विलिब्रियम के करीब करीब तो पहुँचे. इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली ना अच्छी हो लेकिन करीब करीब पहुँचे, स्टेबिलिटी के करीब पहुँचे. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पे उसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे वो जो चेंज हमने किया उसे कम से कम किया जा सके. अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ली-चार्टियस प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं. अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स. जनरल एग्जांपल भी हम देते हैं, इक्वेशन की मदद से भी हम समझते हैं कि किस तरीके से ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और फिर सिस्टम उन्हें किस तरीके से कंपनसेट करता है, उस चेंज को कैसे कंपनसेट करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है या उसे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. सबसे पहले हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का अफेक्ट क्या होता है, अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम.
अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज लाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। डेफिनेट सी बात है, अगेन वही वाली बात कि अगर हम इस नॉर्मल था 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट थे, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन में चेंज लाते हैं, जिस तरीके से ऐसे मैं कम कर देती हूँ, इसे बढ़ा देती हूँ, तो रिएक्शन तो डिस्टर्ब, मतलब अब 50-50% नहीं रहा। अगर इसे बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे पलड़ा भारी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब वो एक बराबरी वाला सिस्टम तो नहीं रहा। अगेन मैं आपको यही वाली एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले ये था, ये 5 और ये भी 5 था, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल था। अब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं दोनों में से किसी एक जगह पे। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ा के इधर 7 कर देती हूँ, इधर मैंने 7 कर दिया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन चेंज हो गई। अब क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है जब एक हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तभी तो हमारे पास दोबारा से बैलेंस होगा। मतलब जब 1 हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ 6 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 5 + 1 6 हो जाएगा, दोबारा से इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या चाहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे। जब फॉरवर्ड मूव करेगा तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। मतलब जबकि मैंने इस तरफ रिएक्टेंट वाली तरफ कुछ बढ़ाया, इस तरीके से, ये देखिए मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई थी ना, किस तरफ, इस रिएक्टेंट वाली तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाई थी। मतलब फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे BiCl की जो कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे भी रिएक्शन 5 थी और यहाँ पे भी 5 थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बढ़ा के 7 कर दी। अब मैं चाहूँगी कि यहाँ से एक निकले और यहाँ पे जाए, ताकि यहाँ पे भी 6 हो जाए और यहाँ पे भी 6 और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। सो इससे क्या एक हमारे पास रिजल्ट निकलता है कि अगर मैं रिएक्टेंट में से किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर प्रोडक्ट्स में से मैं कुछ कम कर देती हूँ। अभी मैंने क्या बात की कि रिएक्टेंट बढ़ाने की, अभी क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कुछ कम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ये 5 था, इसे मैं नीचे लिख लेती हूँ, ये 5 था, इसे मैंने रिड्यूस किया और 3 कर दिया। अब 5 को रिड्यूस किया 3 कर दिया, यहाँ पे तो 5 ही था दोनों तरफ। अब यहाँ पे 5 की जगह 3 हो गया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट में से कुछ कम कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ से कुछ यहाँ पे शिफ्ट होगा तब भी दोबारा ये बराबर होंगे, ठीक है। ये 5 है, अगर इसमें से मैं एक शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक कम हुआ तो यहाँ पे 4, अब दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो ये स्टोरी है कि अगर हम रिएक्टेंट्स में कुछ ऐड करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और उसे बैलेंस करेगा दोबारा। और अगर प्रोडक्ट्स में से कुछ कम कर देते हैं तो भी रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, ताकि क्या करे, उस चेंज को कंपनसेट या रिड्यूस कर सके। तो ये मैंने एक ब्रीफ समरी आगे मेंशन की है कि अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएं या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम करें, रिएक्टेंट को बढ़ाया था तब भी ये फॉरवर्ड किया था, और इधर प्रोडक्ट में से कम किया था तो भी ये फॉरवर्ड ही आ रहा था, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। सेम केस में अगर हम बात करें इसकी रिवर्स की, ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट्स में से कुछ कम कर दें, रिएक्टेंट्स में से कुछ निकाल दें। फॉर एग्जांपल दोनों अगेन 5-5 है दोनों की कंसंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट में से कुछ निकाल देते हैं, रिएक्टेंट 3 कर देते हैं, ठीक है, 5 से, और ये तो सेम 5 ही रहा। अब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, अब रिएक्शन इस तरफ जाएगा ताकि वो मतलब दोनों बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक निकालेंगे ना, एक शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तभी यहाँ पे मतलब यहाँ से एक निकला तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे एक ऐड हुआ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड। अगर हम रिएक्टेंट्स में से कुछ रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर हम प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर देते हैं, अगेन दोनों 5-5 थे, मतलब ये भी 5 था, ये भी 5 था। अब मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट्स में कुछ ऐड कर देती हूँ, प्रोडक्ट्स में मतलब ये 7 ऐड कर देती हूँ, मतलब 2 और मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में। अब रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, डेफिनेटली बैकवर्ड, ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ निकलेगा और यहाँ पे ऐड होगा तो दोनों तरफ 6-6 हो जाएंगे और दोबारा इक्विलिब्रियम होगा।
तो ये बात है कि अगर हम रिएक्टेंट्स में से कुछ निकाल रहे हैं या प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों केसेस में रिएक्शन बैकवर्ड मूव होगा। जस्ट लाइक दैट कि मैंने ये ब्रीफ समरी लिखी है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम कर रहे हैं, मतलब इसे डिक्रीज कर रहे हैं, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। फिर इक्विलिब्रियम को हमने किस तरीके से कंपनसेट करना है, मतलब रिएक्शन किस तरीके से शिफ्ट होगा, वो हमने बात करनी है कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट आपके पास है प्रेशर। आपको पता है प्रेशर का जो अफेक्ट होता है वो सॉलिड्स या लिक्विड्स पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सॉलिड्स और लिक्विड हैं उनके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उन पर फर्दर प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता। तो जो प्रेशर का अफेक्ट है इसकी दो कंडीशंस हैं जो मस्ट हैं। अगर ये होंगी तो प्रेशर अफेक्ट करेगा, अगर ये नहीं होंगी तो प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होगा उस रिएक्शन पे। पहली के एक तो गैसियस रिएक्शन होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड पे ये जो प्रेशर वो अफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। सेकंड क्या कंडीशन है कि नॉन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, मतलब जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए, कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड है मस्ट नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। जस्ट लाइक इन दिस इक्वेशन वेयर द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन react to form the 2SO3। ठीक है, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखें तो कितने हैं, 2 + 1। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो मतलब ये 1 है, एंड 2 + 1 3 हो जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 है और प्रोडक्ट साइड में ओनली SO3 है, इसके साथ 2 मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, तो मतलब ये अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स में 3 और प्रोडक्ट में 2। तो इसमें क्या होगा, इफेक्ट होगा प्रेशर का। देखते हैं किस तरीके से इफेक्ट होगा। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप देखें तो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका इतना वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल डिस्पर्स हुए हैं, इस पे पिस्टन लगा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले इसका इतना वॉल्यूम था, अब इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो मतलब प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है और रिएक्शन किस तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड में। ठीक है, इस केस में फॉरवर्ड में, मतलब नॉर्मली आप हिंट रख सकते हैं कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो वो हमेशा कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब इक्वेशन की जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्शन हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगा। इस में देखिए मैंने आपको बताया है कि रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, तो मतलब जो कम मोल्स हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड है। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो कम नंबर ऑफ मोल्स वाली तरफ शिफ्ट होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर हम प्रेशर कम करते हैं, मतलब इसमें से भी प्रेशर कम कर देते हैं, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, जिस तरीके से मजीद ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और भी बढ़ जाएगा। शायद यहाँ पे मतलब मैं ना सही बना सकूँ, लेकिन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और रिएक्शन रिवर्स में मूव करेगा, मतलब रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगा, जिस तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं। बस आपने इसमें ये हिंट रखना है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि प्रेशर ज़्यादा करने से रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा। कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाए, आप उसमें देखिए कहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में। अगर रिएक्टेंट्स पे कम नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो प्रेशर बढ़ाने से वो रिएक्टेंट्स की तरफ यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिवर्स में जाएगा, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सिंपल प्रेशर कम हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर करने से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगा, कम प्रेशर करने से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है, आपको पता है कि टेम्परेचर का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अफेक्ट होता है रिएक्शन पे। फॉर एग्जांपल जिस तरह नॉर्मल अगर एक ग्लास में 3 टीस्पून शुगर डिज़ोल्व हो सकती है,
लेकिन अगर हम उसे हीट करें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है शुगर को डिज़ोल्व करने की। तो मतलब रिएक्शन में चेंज आया, ठीक है, कि रिएक्शन उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर कभी किसी रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, वो उसकी मतलब कैपेसिटी को बढ़ा भी सकता है, उस रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हीट देते हैं, जिसमें हम मतलब जिसमें हीट रिएक्टेंट्स में होती है और जो हीट देने से वो प्रोपोगेट करती हैं। जब तक हम लोग हीट ना प्रोवाइड करें वो रिएक्शन फर्दर मूव नहीं करते, फर्दर प्रोसेस नहीं करते। और एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, मतलब जब रिएक्शन हो चुका है तो वो हीट रिलीज होती है, मतलब हीट प्रोडक्ट्स में आती है। अब यहाँ पे मैंने जो दो रिएक्शन लिखे हैं, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है? उसके लिए हम लोग इसकी हीट ऑफ इंथैल्पी यानी डेल्टा एच की वैल्यू देखेंगे। अगर तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। और अगर हीट ऑफ इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ओके, सो पहला रिएक्शन माइनस चार्ज की वजह से हमें पता चल गया एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगी, प्रोडक्ट में आएगी, इधर हीट आएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम हीट निकालेंगे तो ये ज़्यादा मतलब फेवरेबल रिएक्शन होगा और फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट की इससे ज़रूरत ही नहीं है, पहले इतनी ज़्यादा हीट निकल रही है, तो हम जितना ज़्यादा हीट निकालेंगे ना तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब उतना ज़्यादा रिएक्शन फेवरेबल होगा और उतना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखें ये पोटेशियम आयोडाइड वाले रिएक्शन को, इसमें क्या है, इसमें जो है प्लस साइन है, मतलब हीट ऑफ इंथैल्पी की वैल्यू प्लस होने की मतलब ये एंडोथर्मिक है, मतलब कि रिएक्टेंट्स में हीट होगी। इस रिएक्शन को हीट चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, अगर हीट नहीं होगी तो रिएक्शन मूव ही नहीं करेगा, प्रोसेस ही नहीं होगा। तो इसमें जितना हम लोग हीट ऐड करेंगे उतना ये फेवरेबल होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा। इसमें आप रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट बस ज़हन में ना रखें, सिंपल फॉरवर्ड रखें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्योंकि हीट निकाल रहे हैं तो उससे हम लोग ऑलरेडी वो हीट निकाल रहे हैं, तो हम लोग उसमें जितनी हीट निकालेंगे उतना वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और जो एंडोथर्मिक है क्योंकि वो हीट ले रहा है तो उसमें हम जितनी हीट ऐड करेंगे उतना फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें आप ज़हन में रख लीजिए, रिवर्स तो आपको मतलब आइडिया कर सकते हैं कि एंडो में फिर अगर आप निकाल रहे हैं तो वो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि फेवरेबल नहीं है, ठीक है। और इस तरह एक्सो में अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं तो वो फेवरेबल नहीं होगा। और रिवर्स वाला भी याद रखें, सिर्फ फॉरवर्ड वाला करें और रिवर्स वाला फिर वो ज़हन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? तो कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है? कैटलिस्ट ना आप ये समझ लें कि एक गाड़ी है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाने के लिए ना सरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन 10 मिनट में अगर हो रहा है तो क्या करेगा कैटलिस्ट, अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो 5 मिनट्स में हो जाएगा, मतलब जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि फिजिकली खुद इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, और बाकी खुद यूटिलाइज नहीं होता और एंड पे हम रिकवर कर लेते हैं उस कैटलिस्ट को। अब कैटलिस्ट का इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, उसमें अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या वो ज़्यादा फॉरवर्ड कर देगा या ज़्यादा बैकवर्ड कर देगा, उस मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है नो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट बिल्कुल बढ़ाएगा रिएक्शन का रेट, लेकिन जितना वो फॉरवर्ड बढ़ाएगा उतना ही वो रिवर्स भी बढ़ाएगा। जितना मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले 50-50% था, 50% फॉरवर्ड 50% रिवर्स। अब कैटलिस्ट के डालने से क्या हुआ, 5% उसने बढ़ा दिया, लेकिन 5% ने फॉरवर्ड भी बढ़ाया, 5% उसने रिवर्स भी बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड भी 55, रिवर्स भी 55, इक्विलिब्रियम सेम रिटेन रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितना वो फॉरवर्ड बढ़ाता है उतना ही रिवर्स बढ़ाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ली चार्टियस प्रिंसिपल, ठीक है, कि जब स्ट्रेस किसी भी ऐसे सिस्टम पे अप्लाई होता है जो कि इक्विलिब्रियम में होता है ड्यू टू चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर और एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहाँ पे वो उस चेंज को जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है उसे कंपनसेट कर सके, उसे रिड्यूस कर सके,
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी एंड यू विल गेट इट। अगर आपको समझ आई है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप तब भी कमेंट में बता दें, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स एंड थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक। इफ़ यू वांट to learn any specific topic from me, or you can also comment in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.